नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का मैं एस बैसला हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। शिक्षा मंच जीजीसी पावर्ड बाय हल्दीघाटी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे किसकी? एनटीपीसी। एनटीपीसी के जो पूर्व पेपर हैं और उसके अंदर भी मैं मैथ्स का पेपर ले रहा हूं जो 28 दिसंबर 2020 को शिफ्ट फर्स्ट स्टेज का पेपर है। जैसा कि आपको पता है कि हमने हाल ही में PYQ सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत एक रीजनिंग की क्लास हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बच्चों की डिमांड थी कि सर मैथ के पेपर भी सॉल्यूशन करवाएं आप, तो उसके अंतर्गत आज आपके लिए बहुत ही प्यारे बहुत ही अच्छे प्रश्न जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार के आपको प्रश्न मिल रहे हैं, उनको हल करने के लिए क्या क्या शॉर्ट मेथड होते हैं, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक होती है। तो बहुत ही शानदार एक क्लास होने वाली है। और जैसा मैं मेरी हर क्लास में कह रहा हूं कि आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। रेगुलरिटी यदि आप रखते हो तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि इन फ्यूचर में ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो एग्जाम होगी वहां आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अब मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम, आ जाता हूं मैं क्लास पर। और बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये टेस्ट सीरीज है। RRB NTPC 2025 को टारगेट लेते हुए हम ये सवाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। पहला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है? तो सवाल का कंसेप्ट समझिए। हमें 5 अंकों की संख्या बतानी है और वो भी कौन सी? सबसे छोटी। तो सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेते हैं। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने ली, 1 लिखकर उसके आगे 4 जीरो लगा दिया। क्लियर? कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर भाग देना है हमें? किसका? 7 का। ठीक है जी, जैसा आप कहोगे वैसा ही तो हम करेंगे। तो 7 का हम भाग दें और भाग देने पर शेषफल क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो आप 7 का 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में पहले भाग देके देखिए कि यहाँ क्या शेषफल बचता है। तो 7 का मैं भाग देता हूं। 7 एकम 7, बच गए 3, संख्या बनी 30। 7 चौक 28, बच गए 2, संख्या बनी 20। 7 दूनी 14, बच गए 6 और 7 8 56। तो मेरा अंतिम जो शेषफल आ रहा है वो आ रहा है 4। अंतिम शेषफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। जबकि वो कह रहा है कि शेषफल कितना बचना चाहिए? 6 बचना चाहिए। तो आप गौर करिए, मैंने संख्या ली थी ये 10,000। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या ली थी? 10,000। यहां 7 का भाग देने पर शेषफल कितना आया है? 4। जबकि वो कह रहा है कि शेषफल कितना आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था। तो शेषफल 4 आ रहा है, मुझे 6 लाना है। तो 6 लाना था, 4 आ रहा है। इनका मैं अंतर देखता हूं तो इनका अंतर आता है कितना? 2। यानी 2 और होते, इस 10,000 में 2 और होते तो लास्ट में जब आप 60 को 62 बनाते तो 62 में से 56 घटाने पर ऑटोमेटिकली 6 शेष आ जाता। तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे हम, तो 10,002 ये मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो मुझे बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आशा करता हूं आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। एक बार पुनः देखिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी 10,000 हो गई, जिसमें मुझे देना है भाग किसका? 7 का। और भाग देने पर शेषफल आना चाहिए था 6। ये मेरा सवाल था। 7 का मैंने भाग दिया, अंतिम परिणाम के रूप में शेषफल आ रहा है मेरे पास 4। शेषफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, जबकि शेषफल 6 आना चाहिए था। तो 4 की जगह 6 बनाने के लिए कितने की कमी हो गई? 2 की कमी हो गई। तो 10,000 में हम 2 ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। वाई और जेड उसे कर देते हैं कितने दिन में? 18 दिन में। ठीक है जी। एक्स और जेड उसी कार्य को कितने दिनों में? 15 दिन में। यानी मुझे क्या क्या मिला है वो देखिए। एक्स वाई समय ले रहे हैं 12 दिन। वाई जेड की यदि हम बात करें तो वो समय ले रहे हैं कितना? 18 दिन।
और x और z की यदि तुलना करें तो वो ले रहे हैं समय 15 दिन। अब सवाल कह रहा है यदि x, y और z मिलकर कार्य को कर सकते हैं, तो कार्य को पूरा करने के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। हमें यह बताना है कि तीनों मिलकर अगर कार्य को करें तो कितना समय लगेगा। ये जो पेयर आ रहा है आपका वो दो दो के हिस्से में आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। तो 12, 18 और 15 इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो वो आएगा 180। लघुत्तम कितना आ जाएगा 180। अब ये जो लघुत्तम आया है 180, यानी जब आप इन संख्याओं का लघुत्तम लोगे तो वो हो जाएगा कुल कार्य, यानी इन सबको मिलके 180 कार्य करना है। एक्स वाई की बात करें, 12 का भाग 180 में दें तो 15, 18 का भाग 180 में देंगे तो 10 और 15 का भाग 180 में दिया तो 12। ये जो मैंने निकाला है ये इनकी एक दिन की कार्य क्षमता आ गई कि एक्स वाई एक दिन में कार्य करते हैं कितना 15, वाई जेड एक दिन में कितना करते हैं 10 और एक्स जेड एक दिन में कितना करते हैं 12। यानी कि इन सबको अगर हम मिलाएं तो 15, 10, 25 और 12 मिलके हो गया ये 37। ये सब मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर देते हैं 37। लेकिन अब ध्यान दीजिए सवाल में हमें उत्तर देना है एक्स वाई और जेड का, जबकि आप यहां देखोगे तो दो व्यक्ति एक्स वाई हो रहे हैं, दो व्यक्ति वाई जेड हो रहे हैं, दो व्यक्ति एक्स जेड हो रहे हैं, यानी ये कुल मिलाकर व्यक्ति कितने हो रहे हैं 6। तो ये जो 37 कार्य क्षमता आ रही है वो 6 व्यक्तियों की आ रही है, जबकि मुझे तो 3 व्यक्तियों का ही बताना है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप कार्य को दुगुना कर दो या व्यक्तियों को आधा कर दो, दोनों में से एक कंडीशन। तो बजाय उसके मैं कार्य को क्या कर देता हूं, डबल कर देता हूं, यानी 180 की जगह मैं कार्य कर देता हूं 360। 360 मुझे कार्य करना है और मिलकर हम कितना कार्य कर रहे हैं 37। अब 37 का यदि भाग देंगे तो 37 ढाई के 370, तो 9 दशमलव और कुछ आएगा, 9 दशमलव और कुछ आएगा। इसीलिए प्रश्न में कहा है कि वह लगभग कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो यहां मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोबारा से देख लीजिए, इस प्रकार के जब भी आपको सवाल मिले जिनमें व्यक्तियों की अलग अलग आपको कार्य क्षमता दी जाए, कार्य क्षमता का लघुत्तम निकाल लीजिए। जो लघुत्तम होता है वो होता है कुल कार्य, और लघुत्तम में उनकी कार्य क्षमता का भाग देने पर जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा उनका एक दिन का कार्य। अब सब मिलकर एक दिन में 37 कार्य कर रहे थे, कार्य करना था 180, लेकिन 37 जो कार्य आया वो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स यानी 6 लोगों को आया, जबकि प्रश्न के अनुसार मुझे केवल 3 लोगों का कार्य बताना था। तो कार्य को मैंने डबल कर दिया। और अगर आप ये नहीं करते हो, मान के चलिए कि आप तो कहते हो नहीं सर हम तो कार्य 180 ही रखेंगे, कोई बात नहीं 180 रखिए, तो व्यक्तियों की कार्य क्षमता 37 का आधा करोगे तो 18.5 आएगा और पॉइंट हटाओगे तो 0। 1800 में 185 का भाग दोगे तो भी 9 दशमलव और कुछ आएगा। इसीलिए प्रश्न में हमसे उत्तर लगभग में पूछा गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, एक परीक्षा पास करने के लिए पूर्णांकों का कितना परसेंट 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो ध्यान दीजिए, 2 तो पेपर है, एक पेपर है 200 नंबर का और दूसरा पेपर है 150, यानी कुल टोटल उसका पेपर कितने नंबर का है 350 का। अब वो कह रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए आपको कितना परसेंट लाना है, 40% नहीं सॉरी 50% लाना है। कितना परसेंट लाना है 50। तो 350 का अगर आप 50% यानी हाफ करते हो, 50 से एक बार और 50 से 2 बार और 2 से काटा तो 175, यानी कि उसको कुल मिलाकर नंबर लाने कितने 175। अगर वो 350 नंबर के पेपर में से 175 नंबर लाएगा तो वो कितने हो जाएंगे 50%। अब इसके 2 हिस्से करें। 200 नंबर का जो पेपर था उसमें वो लाया है कितना परसेंट 40। चलिए 200 का 40% अगर आप निकालते हो तो वो आ जाता है अपने पास 80, यानी 80 नंबर वो ला चुका है। नंबर लाने कितने हैं टोटल 175। अब 175 आपको लाने हैं तो 175 में से मैं 80 कम कर देता हूं,
तो अभी भी मुझे कितने नंबर लाने हैं? 105। और वो किस में लाने हैं? 150 वाले पेपर में से। तो 105 नंबर लाने हैं 150 वाले प्रश्न पत्र में, गुणा करिए 100 से। तो 25 चौके 50 से काट दो, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, 210/3। सॉरी यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 175 में से 80 हमें कम करने हैं, तो यहाँ 5 का 5 और 17 में से 95 नंबर लाने हैं। कितने में से? 150 में से। गुणा 100 किया तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, 2 पंजे 10, 9 18, 190। 190 में 3 का भाग देंगे, 3 6 18, 1 बच गया। 63 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ भी लगभग में आंसर है, तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। और ध्यान दे लेना, आपका जो मेन पेपर हुआ था 28 तारीख को, उसके अंतर्गत सवाल इसी प्रकार से आए थे। हमारे ज्यादातर जो आंसर है वो पॉइंटों में आएंगे, तो लगभग में ही हमें वैल्यू देनी है। ये आ जाएगा 3 6 18, 3 3 9, 1 बचा, 63.33%। तो लगभग में अगर हम आंसर की बात करें तो 64% लाने हैं। दोबारा देखिए, एक पेपर 200 नंबर का, एक 150 का, टोटल पेपर कितने का हो गया? 350। 350 का कितना लाना है? 50%। यानी उसे नंबर लाने थे कितने? टोटल मिलाकर के 175। एक पेपर 200 नंबर का था, 200 का 40% उसने क्या किया है? सही किया है, तो वहां से उसे नंबर मिले कितने? 80। मुझे टोटल 175 नंबर लाने, 80 में ला चुका हूं, तो मुझे कितने और लाने पड़ेंगे? 95। और दूसरा जो पेपर है वो कितने नंबर का है? 150 का। 95 नंबर लाने 150 में से, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो वो आया लगभग 63.33%। यानी ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेष फल बचेगा। लैसे पे मैसे पे का सवाल है, सबसे बड़ी संख्या बता रहा है और 3 संख्या दे रहा है, 155, 260 और 315 को विभाजित करने हैं। यानी कोई एक संख्या हमें लेनी है, वो भी बड़ी से बड़ी, जिसका भाग मैं 155 में दूं, 260 में दूं, 315 में दूं, तो शेषफल आने चाहिए 5, 10, 15। तो ऐसे सवालों में दी गई संख्या में से पहले आप शेषफल क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। 155 में से 5 गए तो 150, 260 में से 10 माइनस करोगे 250, 315 में से 15 माइनस करा 300। तो ये जो 3 संख्याएं हैं, इनका मुझे अब निकालना है HCF, बड़ी से बड़ी है, इसलिए मुझे इनका मैं से पे ज्ञात करना है। और मैं से पे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका 150 में भी भाग जाए, 250 में भी जाए, 300 में भी जाए। अब आप कहोगे सर ये तो 2 में ही चला जाएगा, लेकिन 2 से बड़ी संख्या हम देखें 5 का भी चला जाएगा, 10 का भी तीनों में भाग जा रहा है। तो बड़ी से बड़ी, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बड़ी से बड़ी संख्या हमें मिल जाती है 50। यानी कि 150, 250 और 300 का में से पे 50 है। 50 में बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका इन तीनों में भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर 155 में आप 50 का भाग दोगे, 50 या 150, तो शेषफल क्या आ जाएगा मेरा? 5। इसी प्रकार 260 में अगर आप 50 का भाग दे रहे हो, 50 पंजे 250, शेषफल आ जाएगा मेरा 10। और लास्ट एंड फाइनल 315 में अगर 50 का भाग दोगे, 50 के 300, तो शेषफल कितना आ गया? 15। तो जो उसने शर्त बोली थी वो लागू हो गई है। तो ध्यान दे लीजिए, जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और दी गई संख्याओं में भाग देने पर अलग अलग शेषफल आ रहे हैं, तो संख्याओं में से शेषफल घटाने पर जो संख्या प्राप्त होंगी उनका में से पे ही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात है 3:2। महिला यानी फीमेल और पुरुष यानी मेल, इनका अनुपात है 3:2। ठीक, हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो गई। क्या हो गई? शामिल हुई हैं, यानी महिलाओं में वृद्धि हो गई कितने की? 300 की। और अनुपात 5:2 हो गया। अनुपात क्या हो गया? 5:2। सवाल है अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी? तो
इस प्रकार के सवालों को कैसे आपको सॉल्व करना है देखिए। पहले महिलाओं का अनुपात था 3, अब महिलाओं का अनुपात हो गया 5। 3 से 5 हुआ तो वृद्धि हो गई कितने की? 2 की वृद्धि। वृद्धि हो गई कितने की? 2 की। भाई 3 से अनुपात 5 बनाए तो वृद्धि 2 की, जबकि प्रश्न के अनुसार महिलाओं की वृद्धि कितनी की हुई? 300 की। तो मैं कहूंगा कि 2 इकाई जो है उसकी वैल्यू बराबर है किसके? 300 के। भाई मैं तो अनुपात में वृद्धि कर रहा हूं 3 से 5, 3 से 5 बना रहे हैं तो 2 की वृद्धि, और 3 से 5 बनने में सवाल के अनुसार कितनी? 300 महिलाएं बढ़ी। तो 2 इकाई की वैल्यू 300 है तो 1 इकाई की वैल्यू आ गई 150। अब सवाल क्या कहता? अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अब है संख्या कितनी? 5। तो 5 इकाई की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 150 को किससे गुणा कर देंगे? 5 से। तो महिलाओं की संख्या आ गई 750। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। एक बार देख लीजिए सब चीजें सही चल रही है ना? हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है? 60। उनका मैसे पे और लैसे पे 12 और 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? अब देखिए, एक नियम होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। अब उसने कहा है दो संख्याओं का योग 60 है, यानी संख्या मेरे पास नहीं है। एक संख्या मैं x मान लेता हूं और एक क्या मान लेता हूं y। तो वो कह रहा है कि x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 60। क्या क्या मुझे दिया है वो देख लीजिए। x y का एलसीएम की यदि हम बात करें तो एलसीएम मिला हमें 72। x y का HCF यानी मैसे पे देखें तो वो है 12। ठीक। अब कह रहा है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम हम किसे बोलते हैं? उल्टा। तो संख्या क्या थी? x और y। x y का व्युत्क्रम बनाओगे तो 1/x प्लस 1/y। इसको सॉल्व किया, लघुत्तम आ गया xy और ऊपर आ गया y प्लस x। अब मुझे देखना है क्या मेरे पास ये वैल्यू है। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 60 बटे क्या है? xy। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो आप देख लीजिए दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल। तो एलसीएम है 72 और एचसीएफ है 12। 12 से कट गया 5 बार, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास 5/72। रिजल्ट आया 5/72, जो मिला मुझे ऑप्शन नंबर बी में। ये मेरे प्रश्न का एकदम राइट और एकदम परफेक्ट आंसर होगा। और आप देख लीजिए हर तरीके के सवाल आपको इस पेपर के अंतर्गत मिलेंगे, और पूरा प्रयास है हमारा कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्ट मेथड और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सवालों को सॉल्व किया जाए। आपको हो सकता है कैलकुलेशन ज्यादा लग रही हो, लेकिन चूंकि आपको बिल्कुल बेसिक से मुझे सवाल समझाने हैं, इसलिए एक एक चीज लिख रहे हैं। एग्जाम जब होगी तो वहां इतनी रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। अगला, एक वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य जिसे हम क्रय मूल्य के नाम से भी जानते हैं। अंकित मूल्य का कितना परसेंट है? 75%। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब यहां समझिए, 3 प्रकार के मूल्य होते हैं। एक होता है सीपी यानी क्रय मूल्य। सीपी को हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। फिर होता है पीपी यानी प्रिंट प्राइस, जिसे हम बोलेंगे अंकित मूल्य। और लास्ट एंड फाइनल कंडीशन एसपी यानी सेल प्राइस, जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो पहली शर्त, कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ समझने पड़ेंगे। क्रय मूल्य, लागत मूल्य वह मूल्य होता है जो वस्तु को बनाने में यूज हुआ है, यानी किसी वस्तु या प्रोडक्ट को बनाने में जो भी खर्चा आया वो उसका क्रय मूल्य है। उस पर हमने कोई रेट प्रिंट कर दी, अंकित कर दी, छाप दी, और जब हम उसे बेचेंगे तो बेचने पर हम उसे छूट के माध्यम से बेचेंगे। तो पहली चीज तो ये कि छूट जो होती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। अब वो कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। किसका? अंकित का। तो अंकित मान लीजिए 100 था। 100 का कितना परसेंट? 75%।
तो क्रय मूल्य हो गया 75, यानी वस्तु बनी कितने में 75। बेचने के लिए मैंने उस पर रेट छाप दी कितनी 100, लेकिन जब मैं बेच रहा हूं तो 15% की क्या दे रहा हूं छूट। तो 100 रुपए पर आप 15% की छूट यानी 15% माइनस करेंगे तो इसका मतलब उस वस्तु को आप बेच रहे हो कितने में 85 रुपए में। अब आप खुद देख लीजिए, वस्तु थी 75 की, आपने 85 में बेचा तो लाभ हो गया कितने रुपए का 10 रुपए का। तो 10 रुपए का लाभ है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो क्रय मूल्य है मेरा 75 और गुणा करेंगे परसेंटेज के लिए 100 से। 25 चौके 100, 25 तिया 75, 40/3 जिसको हम लिख सकते हैं 13 सही 1/3% का लाभ, या दूसरे अर्थों में कहें तो 13.33%, जो मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये हुआ मेरे प्रश्न का राइट आंसर। दोबारा से देखिए, 3 चीजें हैं। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, अंकित मूल्य यानी छापा गया मूल्य, और विक्रय मूल्य मतलब बेचना। सवाल के अनुसार किसी वस्तु का क्रय मूल्य लाख अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य 100 माना गया, 100 अंकित मूल्य, तो 100 का 75% 75 ही होगा। 100 मानने का यही कारण है। और अंकित पर आप 15% की छूट दे रहे हो, यानी 100 पर 15 रुपए की छूट दोगे तो 85 में बेचा। अब वस्तु हमारे कितने रुपए की बनी थी 75 रुपए की, और बेच कितने में रहे 85 रुपए में, तो निश्चित है हमें 10 रुपए का लाभ। 10 रुपए का लाभ किस पर हुआ है ये तो फिक्स कर लीजिए, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो क्रय मूल्य 75 और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करने पर, सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर। क्लियर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरीश के मासिक वेतन है कितना 45,000। वेतन कितना है साहब 45,000। 45,000 में से 1/3, 1/3 तो खर्च कर देता है शिक्षा पर, ठीक है, और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह क्या करता है बचत करता है। बचत की राशि कितनी है, तो आप देखिए 1/3 शिक्षा पे खर्च किया और 2/6, 2/6 का मतलब भी क्या होता है 1/3, ये भोजन और अन्य आवश्यकता। तो इसको यदि आप सोल्व करोगे तो 2/3, 2/3 वो क्या कर देता है खर्च कर देता है। 2/3 क्या करता है खर्च। अब वो कह रहा है बचत क्या होगी, तो देखिए कुल वेतन है उसका 45,000, 45,000 में से 2/3 क्या कर देता है खर्च, तो बचा हुआ भाग वो बचाएगा। अब वो कैसे आएगा, तो यहां कुल मान की अगर मैं बात करूं, कुल मान की अगर मैं बात करूं तो वो मैं 1 मान लेता हूं। 1 में से 2/3 खर्च हो गया तो बचा हुआ कितना आएगा, 2 और 3 का अंतर कितना हुआ 1, 2 और 3 का अंतर कितना हुआ 1, और बटे में लिख दीजिए 3, ये बचा हुआ भाग है। अब 3 से 45,000 काटेंगे तो 15,000 रुपए हमारी क्या होगी बचत, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका ये कर सकते था, एक एक चीज निकालते, 45,000 में से 1/3 हटा दीजिए, 1/3 हटाओगे तो 15,000 तो खर्च हो गए मेरे किस पर शिक्षा पर, किस पर खर्च हो गए शिक्षा पर। फिर 45,000 का दोबारा 2/6, तो 2/6 का मतलब वही 1/3, ये भी कट के कितना होता 15,000, ये भोजन पर खर्च हो गया। अब 15 मिलके 30,000 रुपए आप क्या कर चुके हो खर्च कर चुके हो, कितने में से 45 में, तो 45,000 इसमें से कम करोगे तो भी आपका आंसर 15,000 आएगा। यानी कुल मिलाकर बात ये है, सवाल को करने के तरीके काफी होंगे। ये भिन्न के रूप में से भी हो सकता है कि 1/3 यानी 3 में से 1 खर्च कर दिया तो 2 बच गया, आगे भी 3 में से 1 खर्च कर दिया तो 2 बच गया। उसके आधार पर भी आप इस सवाल को कर सकते थे। आगे बढ़े। 3400 रुपए की राशि है, 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680, ब्याज की दर बतानी है। तो देखिए हमें ब्याज की क्या बतानी है दर। दर का सीधा फॉर्मूला है, ब्याज को गुणा कर दीजिए 100 से और भाग दे दीजिए मूलधन गुणा समय का। ज्यादा मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं, सीधी ट्रिक है तो ट्रिक का ही हम यूज करेंगे। ब्याज है हमारा 680 रुपए गुणा 100
और ये मूलधन था कितना 3400 रुपये और समय दिया है आपको 4 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 34 से 34 दूनी 68 और 4 से आप इसे काटोगे 5 बार। ये लीजिए बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल आराम से, बड़े प्यार से आप इन सवालों कर सकते थे। हवा आपको बनाना ही नहीं है कि सर एग्जाम है कैसा पेपर आएगा। अरे भाई क्या आएगा, आएगी तो मैं थी। आप तो बस अपनी प्रैक्टिस मजबूत रखिए और पूरे जितने भी पेपर हुए हैं लास्ट ईयर से मतलब लास्ट जो भर्ती है वो एनटीपीसी के हों, ग्रुप डी के हों, सारे पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आप तो बस हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगनी। आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल हमें बताना है जी। आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल होता है जी लंबाई गुणा चौड़ाई। आप अच्छे से जानते हैं। अब ना तो मेरे पास लंबाई है और ना मेरे पास चौड़ाई है, तो डायग्राम से मैं इसे थोड़ा सा समझाता हूं। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अगर चौड़ाई x मान ली तो लंबाई हो जाएगी क्या 2x। ये तो हो गई लंबाई और ये हो गई आपकी चौड़ाई। अब प्रश्न में दिया क्या है, मुझे दिया है परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये फॉर्मूला है परिमाप का। तो जो वैल्यू आपके पास है वो रख दीजिए। तो लंबाई हमने मानी है कितनी 2x, चौड़ाई हमने कितनी मानी है x, और परिमाप हमने कितना दिया है 48। 2 और 1 मिलके 3, 3 दूनी 6x। 6x से 48 को काटोगे तो 6 से कट गया 8 बार, यानी x की वैल्यू निकल के आ गई 8। तो चौड़ाई हो गई साहब इसकी 8, लंबाई 8 दूनी हो गई 16। और हमें यही चीजें तो चाहिए थी, लंबाई 16 चौड़ाई 8 और 16 अट्ठे 128 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर। दोबारा से देखिए क्या क्या मुझे प्रश्न में मिला है। लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगनी, चौड़ाई x मान ली तो लंबाई 2x, परिमाप दिया है 48। परिमाप का सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की जगह 2x, चौड़ाई की जगह x। 2x और x मिलकर हो गए कितने 3x। 2 से गुणा करोगे 6x। 6 से 48 कटा 8 बार, तो x की वैल्यू निकल के आई 8, यानी चौड़ाई 8 आ गई। और चौड़ाई 8 है तो लंबाई 8 दूनी 16, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 16 अट्ठे 128। ये आपके प्रश्न का हो गया आंसर। अगला प्रश्न, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के क्या हो जाए बराबर। 5400 के क्या 18% के बराबर करना है। किसको बराबर करना है 2400 का 12%। 2400 का 12% में क्या जोड़ें, में क्या जोड़ें। तो चलो सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो से 2 जीरो, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 प्लस प्रश्नवाचक, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 और 7 97। तो ये वैल्यू मुझे पता करनी है। तो 972 में से घटाएंगे 288, 12 में से 8 गए 4, 16 में से 8 गए 8 और 8 में से 2 गए 6, 684 और जोड़ने पड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो जल्दी कैसे होता है, 2400 का 12%, तो परसेंट है तो परसेंट से 100 कट गए। यहाँ भी 2 जीरो इस परसेंट से, तो 24 को 12 से गुणा करना था, 54 को 18 से गुणा करना था। और भी काम आप कर सकते थे कि भाई क्या कमी रहती कि 24 को आप गुणा कर रहे हो किससे 12 से, और इधर 54 को गुणा कर रहे हो किससे 18 से। तो इन दोनों का जो मान है, जो गुणनफल है, वो इधर आना चाहिए था। बस इसको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न है, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, ठीक है जी। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। तो आप गौर करिए, यहाँ आपको एक तो भिन्न मिली है 1/5 और एक मिली है 3/2। तो ऐसी स्थिति में आप एक इकाई मान के सवाल कर सकते हैं। उसका मैंने आपको उदाहरण दिया था,
अभी रमेश के आया वाला। अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे पहले टोटल इकाई माननी है, तो आप हर देख लो इसका क्या है, 5 और 2, और इसका एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम आ गया इसका कितना, 10। तो मैं जो रस्सी है ना, ये जो पूरी रस्सी है, इसको मान लेता हूं कि वो 10 इकाई लंबी है। तो पहला भाग कितना, 1/5, तो 10 का 1/5, 5 से इसे काटोगे 2 बार, तो पहला भाग कितना है, पहला भाग जो है वो 2 इकाई आ गया। क्लियर, 10 में से कितना आ गया, 2। दूसरे भाग के लिए क्या कह रहा, पहले भाग का 3/2 है, तो पहला भाग मेरा कितना है, 2, और 2 का 3/2 है, 2 से 2 कट गया, तो 3 आ गया आपका दूसरा भाग, 3 आ गया आपका दूसरा भाग। अब सवाल है तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, तो पहला भाग 2 हो गया, दूसरा भाग कितना हो गया, 3, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 5। टोटल मैंने 10 ली थी, 10 में से 5 हो गया, तो शेष जो है 5 ही तो बचा, और 5 बच रहा है कितने में से, 10 में से, तो ये कितना भाग होगा, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दे लीजिए कैसे सवाल को मैंने किया है। पहली भिन्न मिली मुझे 1/5 और दूसरी भिन्न मिली मुझे 3/2। तो ऐसे सवालों में क्या होता है, सबसे पहले हमें इकाई माननी पड़ेगी, और वो भी पूर्ण मान के रूप में। तो उसके लिए सबसे बेटर है कि आप हर में जो संख्या है उनका लघुत्तम ले लो। तो 5 और 2 है, 5 और 2 का मैंने लघुत्तम लिया, तो मैंने ये मान लिया रस्सी 10 इकाई लंबी है। तो पहला भाग जो भी टोटल लंबाई है उसका 1/5 है, तो 10 का 1/5 कितना आ गया, 2। और दूसरा पहले भाग का, यानी पहला भाग 2 है, उसका भी 3/2 है, तो 3/2 सोल्व किया, वो 3/3 आ गया। अब 2 भाग पहला है, 3 दूसरा है, यानी 3 और 2 मिलके 5 भाग तो आप ले चुके हो। तो शेष कितना बचा, 5, कितने में से, 10 में से, तो अपने आप बचा हुआ भाग कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। 5 sin 14 डिग्री sec 76 3 cot 15 डिग्री गुणा cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45। देखिए मैं इसको एक बार लिख देता हूं जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। sin 14 डिग्री, फिर है आपके पास sec 76 डिग्री, फिर 3 cot 15 डिग्री गुणा cot 75 डिग्री, और प्लस है 2 tan 45। ये मेरा सवाल है। तो आप गौर करिए, sec 70 है और sec थीटा की वैल्यू बराबर होती है किसके, 1/cos थीटा के। तो इसको मैं लिख सकता हूं, 5 sin 14 डिग्री बटे cos 76 डिग्री। इसी प्रकार यहां आए 3 cot 15 डिग्री और cot 75 है। cot की अगर हम वैल्यू ज्ञात करें तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसे मैं लिख सकता हूं tan 75 डिग्री, और लास्ट में tan 45 की वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 1। तो इसका डायरेक्ट मैं मान लिख देता हूं कितना, 1। अब इसे मुझे सॉल्व करना है। तो आप गौर करिए, ऊपर आ रहा है साइन, नीचे आ रहा है कॉस। चतुर्थांश जब हम पढ़ते हैं तो आप ये चीज अच्छे से जानते होंगे, ये चतुर्थांश है तो ऑल STC, ये एक फॉर्मूला बनाया जाता है कि पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, धनात्मक, दूसरे में साइन वाले धनात्मक होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में tan वाले धनात्मक होते हैं, और चौथे में कॉस वाले। और इनको जब हम डिग्री में नापते हैं तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 270 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ वापस 360 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा है तो अनुपात बदलते हैं, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदल जाता है, कॉट tan में बदलता है, tan कॉट में बदल जाता है, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो आप गौर करो, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 14 डिग्री है और यहाँ पर 76 डिग्री है, दोनों का टोटल कितना हो गया, 90। 90 हो रहा है तो सीधा काट दो, ये बन गया 1 बन गया, मतलब 5 आ गया। यहाँ कॉट और tan 15 और 75 90, ये भी कट गया, ये 1 बन गया, और लास्ट में 2 एकम 2, तो 5 और 3 8 और 2 10।
10 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे सवाल में बस यही चीज देख लिया करो कि आपको जो वैल्यू मिल रही है वो किस प्रकार से है। टोटल बस 90 आना चाहिए। अगर टोटल 90 आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। एक सवाल और है ऐसा पेपर में, वो भी मैं पहले ले लेता हूँ, उससे आप और अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को। ये वाला सवाल देखिए, इसमें क्या है, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, कॉस स्क्वायर 65। अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब यहाँ देखिए, ऊपर 15 नीचे 75, 15 और 75 मिलके 90, 65 और 25 मिलके 90। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर 90 टोटल आ रहा है तो उसका मान 1 है। तो आप देखिए इसको 1/1 यानी 1 प्लस साइन 15 बटे कॉस 15 ये मिलके 1 बनाएगा, प्लस कॉस 65 बटे साइन 25 ये मिलके 1 बनाएगा, बराबर है √3 tan थीटा। तो इनका मान कितना हो गया? 3 बटे में √3 आया, बराबर रह गया tan थीटा। अब नीचे हमें ऐसी संख्या मिल रही है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका किया जाता है परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब क्या है? अगर हर में वर्गमूल की ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो परिमेयकरण करने के लिए ऊपर नीचे उसी से गुणा कर दिया जाता है। अंश को भी उसी से गुणा और हर को भी उसी से गुणा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर आता है 3 और नीचे √ से √3 गुणा ऊपर 3, तो 3 से 3 कट गया, ये बची मेरे पास √3 बराबर tan थीटा। अब tan में √3 वैल्यू होती है कितने की? 60 की। तो tan 60 डिग्री ऑप्शन नंबर ए में मिला। ये मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन आपको समझाई है ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, इस तरीके के जब क्वेश्चन आ रहे हैं, साइन है, कॉस है और उनका टोटल जो मान है, यहाँ आपको बस ध्यान ये रखना है कि साइन का उल्टा होगा कौन? कॉस। कोट का उल्टा होगा कौन? टेन। और कोसेक का उल्टा होगा सेक। ये जोड़े इनके साथ आने चाहिए। बस टोटल 90 होना चाहिए, तो वैल्यू इसकी हमेशा 1 हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बीच में जो सवाल हमने छोड़ दिए थे उनकी हम चर्चा करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें। ये है, एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री, 3x - 8 और 5x - 12। तो देखो सवाल को वहीं खत्म करो। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10x तो ये हो गए जी, और -8 और -12 मिलके हो गए -20, बराबर हो गया 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है? 180। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो tan x बराबर 180 और 20 मिलके 200, 1 0 से 1 0 खत्म, तो x बराबर आ गया 20 डिग्री। अब मुझे बताना सबसे बड़े कोण की मान। तो सबसे बड़ा कोण है यहाँ पर 5x - 12। x की वैल्यू कितनी है? 20। तो 5 × 20, 20 × 5 100 और 100 में से 12 घटाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा मेरा कितना? 88 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। आराम से देख लीजिए, एक कोण की मान 2x थी, एक की 3x - 8 थी और एक की 5x - 12। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180। तो मैंने यही जोड़ा, 2 में 3 जोड़े 5 और 5 में 5 जोड़ दिए 10, तो 10x तो ये आ गए, और 8 और 12 मिलके हो गए 20। वो भी किसमें? माइनस में। माइनस के 20 उधर जाएंगे प्लस, 180 में 20 करेंगे प्लस तो 200। 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू 20 आ गई। ये वैल्यू आप रख लीजिए। पहला कोण 2x था तो 20 दूनी 40, दूसरा है 3x - 8 तो 20 दिया 60 - 8, 3x - 8, 60 में से 8 घटाओगे 52, और तीसरा हमने निकाला ये 88। सबका योग करोगे तो देखो 8 और 2 10, 8 और 5 13, 4 17 और 1 18, ये आ गया आपका 180। तीनों कोण हमने निकाल दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिलेंडर की ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 528। सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर दिया गया है। सिलेंडर मतलब इस प्रकार की ये एक आकृति है जिसकी ऊंचाई की हम बात करें वो दिया हमें 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 528। हमें आयतन बताना है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वो भी किसका? सिलेंडर का या बेलन का। तो वो होता है पाई r²h। पाई की वैल्यू हो गई 22/7। ठीक है, h हमारे पास कितनी है? 14, लेकिन साथ में मुझे r² और चाहिए।
आर को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 528, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर है 528। तो इसको सॉल्व करें तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर मेरे पास है नहीं, एच की वैल्यू है 14 बराबर 528। तो इसको सॉल्व करें तो 7 से कट गया है 2 बार, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 गुणा आर बराबर है 528 और 88 से काटेंगे 8 6 48, ये कट गया 6 48 4 52 6 बार। तो त्रिज्या आ गई मेरी कितनी, 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर आ गई, 6। मुझे सिलेंडर का आयतन बताना था, आयतन में पाई की वैल्यू तो है ही, एच मेरे पास थी, तो त्रिज्या 6 गुणा 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से कट गया 2 बार, 6 दूनी 12 12 चिक 72, 72 को गुणा कीजिए किससे, 22 से, 22 दूनी 44 का 4 वाला ऑप्शन डबल मिल गए हैं, तो 44 का 4 हासिल लगी 4 और 22 सत्ते 154, 154 में 4 जोड़ेंगे 158, 1584 मिला मुझे ऑप्शन नंबर सी में। देखिए इन सवालों में सीधा क्या समझना होता है, सिलेंडर का मुझे आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू आप सभी जानते हो 22/7 होती है, ऊंचाई मुझे दे रखी है 14, मेरे पास त्रिज्या नहीं थी, तो पहले मुझे त्रिज्या पता करनी है और उसने दिया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच किसके बराबर, 528। यहाँ भी मेरे पास आर नहीं है पर पाई है, एच है, सबको सॉल्व करने पर मेरी आर आ गई कितनी, 6, वो वैल्यू आयतन में मैंने रख दी, सॉल्व करने पर 1584। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है कितना, 3:7, ठीक है, और उनका लसागु है 231, छोटी संख्या क्या होगी। तो यहां आप सीधा सूत्र याद रखिए, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात व लसागु, अनुपात व लसागु ज्ञात हो तो एलसीएम में अनुपात का भाग देकर संख्या प्राप्त की जाती है। सिंपल कंडीशन है, संख्या प्राप्त की जाती है। ये एक मेथड है, एक ट्रिक है, आप अच्छे से याद रख लीजिए। आते हैं ऐसे एग्जाम में सवाल, दो संख्याओं का अनुपात बताओ, लसागु बताओ, तो संख्या प्राप्त करने के लिए लसागु में किसका, अनुपात का भाग दे दीजिए, आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। या छोटी बतानी है तो 7 का भाग देंगे 33 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 77, छोटी कौन है, 33, ऑप्शन नंबर डी। ये जरूर देख लिया करो कि सवाल किसके लिए पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शन में 77 भी है। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि अरे सर ने तो बहुत अच्छी ट्रिक बता दी, डायरेक्ट भाग दिया, तुम्हारे पास संख्या आ गई, लेकिन पूछ कौन सी रहा है, पहले 77 आया, ऑप्शन भी पहले 77 ही दे रखा है, तो कोई जल्दबाजी में 77 कर दें क्योंकि वो छोटी पूछ रहा है हमसे। अगला है, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य है। ये हमारी स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या, माध्य। राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। डायरेक्ट कंसेप्ट से सवाल था, जब थ्योरेटिकल हम क्लास शुरू करेंगे तब इन चीजों को हम डिटेल में समझेंगे कि किससे क्या चीज बन रही है। अगला है, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती है साहब, किस स्पीड से, 50 की चाल से, बहुत बढ़िया बात है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से, यानी इसके अपोजिट ए की ओर, और स्पीड है 150 की चाल से चलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है 725। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी है। चलिए साहब देखते हैं, एक डायग्राम से इसको समझेंगे। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है, दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो है 725 किलोमीटर। पहले ट्रेन चली है यहाँ से, और यहाँ से जो ट्रेन चली है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जो ट्रेन है इसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पहले ये ट्रेन चली है, इसके चलने के आधे घंटे बाद ही चली है, तो ए वाली अगर 1 घंटे में 50 चलती है तो आधे घंटे में वो 25 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी।
यानी अब एट प्रेजेंट में इस जगह पर कौन है, पहली ट्रेन है। ठीक, अब दोनों के डिस्टेंस की बात करूं तो 725 में से 25 घटा दीजिए, कितनी दूरी रह रही है, 700 किलोमीटर, ये दूरी बच रही है। ठीक, अब ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, इसकी चाल 150 है और इसकी चाल 50 थी, और जब दो माध्यम विपरीत दिशा से आते हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है। तो समय हम देखते हैं कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हुआ, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो है 700 और 150 और 50 मिलके चाल है 200, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 7/2 घंटे लगेंगे, यानी कि 3.5 घंटे में ट्रेन मिलेंगी। अब सवाल है जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती हैं, तो मैं ये मान लेता हूं कोई ये पॉइंट है, यहां पर ये ट्रेन मिल जाती है, इस जगह पर दोनों ए भी आ जाती है और यहां पर बी भी आ जाती है। तो ये ए से कितनी दूर है, अब ध्यान दीजिए, ए से कितनी दूर है ये आपको बताना है। तो यहां पर ये दूरी तो हो ही चुकी है ऑलरेडी, 25 तो आ ही चुकी है, इसके अलावा 3.5 घंटे लग रहे हैं उनको मिलने में। तो पहली जो ट्रेन है वो कितना चलेगी, तो 50 की स्पीड है और 7/2, 2 से काटोगे 25 बार, 25 सत्तर 175, 175 और वो चल जाएगी, कौन, पहली वाली ट्रेन। तो 25 ऑलरेडी थी, 175 और चल रही, टोटल करेंगे तो 200 किलोमीटर, यानी जिस जगह वो मिलेंगे वो बिंदु ए से कितना दूर होगा, 200 किलोमीटर होगा। आराम से आप इस चीज को दोबारा से समझिए। एक ट्रेन चली ए से, चली, स्पीड है 50, आधे घंटे चली है। अब आप देखिए 1 घंटे में अगर 50 चल रही है तो आधे घंटे में 25 ही चलेगी। तो 25 चली, टोटल डिस्टेंस 725 थी, उसमें से 25 कम हो गया, यानी दूरी रहेगी 700। और अब ये वाली ट्रेन भी चल रही है, वो भी चल रही है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो 150 और 50 मिलके स्पीड है 200, 200 का भाग 700 में दिया तो 3.5 घंटे लगेंगे। अब हमें बताना था जहां ये मिल रहे हैं ना वो ए से कितनी दूर है, तो ए ने ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी कवर कर ही ली थी, 3.5 घंटे में 50 की स्पीड से वो कितना और चलेगी, 175। तो 25 और 175 मिलकर 200 किलोमीटर की वो दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात कितना है, 3:6। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं उनका योग होता है कितना, 180 डिग्री। आसन कोणों का योग, देखिए सभी कोण जो होते हैं चतुर्भुज के उनका टोटल 360 होगा, लेकिन आसन कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180। अनुपात कितना दिया है, 3:6। तो 180 तो 3x + 6x, डायरेक्ट 3 और 6 भी जोड़ सकते थे। 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 180, 9 से आपने काटा 20 बार, तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 20। मुझे सबसे छोटा कोण बताना था, तो एक 3x है और एक 6x है, तो छोटा तो 3x ही होगा। 3 को 20 से गुणा करेंगे, आंसर हो गया हमारा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। आप ध्यान दे लीजिए, एनटीपीसी का ये पेपर है, 28 दिसंबर 2020 को जो आयोजित किया गया था, उसका मैथ का फुल सॉल्यूशन विद शॉर्ट मेथड आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। अगला सवाल, श्वेता और हरीश ने 28,000 की आय के साथ एक परियोजना को पूरा किया। दो व्यक्ति हैं साहब, एक श्वेता जी है, एक हरीश जी है। 28,000 रुपए में ठेका ले लिया कि इस काम को हम 28,000 रुपए में खत्म कर देंगे। इस परियोजना में श्वेता कर रही है 20 दिन काम और हरीश कर रहा है 30 दिन काम। यदि उनकी दैनिक मजदूरी यानी पर डे की मजदूरी का अनुपात है 5:6, तो श्वेता का हिस्सा कितना है। चलिए साहब, एक तो आई श्वेता और एक आए साहब हरीश जी। इनको डेली हम तनख्वाह जो देंगे वो हमें पता नहीं है, पर तनख्वाह का अनुपात कितना है, 5:6। यानी श्वेता को मान लीजिए 5 मिलते हैं तो हरीश को 6 मिलेंगे। श्वेता कार्य कर रही है 20 दिन और हरीश कर रहा है 30 दिन। तो अगर ये 20 दिन कार्य करती है, पर डे 5 रुपए मिलते हैं, तो इसको रुपए मिलेंगे 100। ये 30 दिन काम करता है, 6 दिन काम कर रहा है, तो इसको रुपए मिलेंगे 180। गुणा किया है मैंने दोनों को, तो 100 और 180 मिला करके 280। कितना, 280 रुपए इनकी दैनिक मजदूरी हो गई, जबकि ठेका कितने में था, 28,000। चलिए साहब,
तो 28,000 की जो वैल्यू है, सॉरी 280 जो वैल्यू है, ये बराबर हो गई किसके? 28,000 के। भाई ये तो मैं मान के चल रहा हूं ना, एक्चुअल वैल्यू तो 28,000 है, 280 से कट गया ये 100 बार। बतानी किसकी है? श्वेता का हिस्सा। श्वेता का हिस्सा कितना है? 100। एक इकाई की वैल्यू आपके पास 100 है, तो 100 इकाई की वैल्यू 100 को 100 से गुणा करेंगे तो श्वेता को मिलेंगे 10,000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मजदूरी वाला सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समय काम के अंतर्गत इन चीजों को हम पढ़ते हैं, आगे चल के आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे तब ये चीजें क्लियर करवाएंगे। अगला है 50 तो लड़कियां हैं, 70 लड़के हैं। एक संगीत कार्यक्रम क्या करते हैं? प्रायोजित किया गया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, लड़कियों का तो 40% आया, लड़कों का 50%, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? तो देखिए लड़कियां हैं 50 का कितना परसेंट? 40% आया है, और लड़के हैं हमारे कितने? 70 का 50%। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से, तो 20 तो लड़कियां आई और 35 लड़के आए, यानी कुल मिलाकर 55 बच्चे उस संगीत प्रोग्राम में आए। कितने में से? 50 और 70 मिलाकर 120। तो 55 उपस्थित हैं, 120 में से प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, तो 25 25 और 275 में 6 का भाग, तो 6 चौक 24, 3 का मतलब 6 पंजे 30, 5 बच गए, 5 बच गए तो 6 48, 2 6 दूनी 12, 6 ती 18, 45.83%। और इसके सटीक नजदीक वाला जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। लाइन पढ़ लीजिए, लगभग कितना प्रतिशत, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, लगभग में पूछ रहा है, तो राउंड फिगर में हम उसे 46% बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज है कितना? 500 रुपए। ध्यान दीजिए 10% की दर है, 2 साल का समय है और उसका ब्याज है कितना? वो भी साधारण 500। समान समय यानी 2 ही वर्ष, समान दर, दर भी 10%। इसी राशि पर आपको क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसकी भी आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता देते हैं। CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज बटे SI बराबर 200 प्लस दर बटे 200। ये शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिए। अगर 2 साल का समय और दर के साथ साधारण ब्याज दिया गया हो, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना हो, या चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साधारण याद करना हो, दोनों जगह काम में आएगा। CI मुझे याद करना है, सिंपल इंटरेस्ट है 500, 200 में दर जोड़ दी 210 और बटे में 200। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 210 काटोगे 105 बार, वज्र गुणन कर लीजिए तो CI आ गया 50 25, 5 एकम 5, तो 525। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 525। ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दी गई है, ध्यान दे लीजिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज देकर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, या चक्रवृद्धि ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछ ले, या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज देकर दर पूछ ले, तीनों कंडीशन में ये ट्रिक काम में आएगी। आराम से आप ये तीनों चीजें याद कर सकते हो। नेक्स्ट है 4 गुणा 38 गुणा 764 गुणा 1256 का इकाई अंक। तो 4 को 8 से गुणा करोगे 32, 32 में इकाई अंक आ गया 2, 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 6 से गुणा करेंगे 48, और 48 का मतलब इकाई अंक 8। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल हल हुआ सवाल, इसको तो आप देखते उड़ा देते। अगला, साइन थीटा बराबर है 3/√34, कॉस थीटा बराबर 5/√34, तो 1 + tan थीटा और 1 - cot थीटा। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू होती है क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है अपने पास 3√34 और कॉस थीटा की है 5√34। तो √34 से √34 कट गया, ये मान आ गया 3/5। किसका मान आ गया? tan थीटा का। और cot थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा का उल्टा, यानी 1/tan थीटा।
और 1/tan थीटा करेंगे तो 5/3। अब मुझे वैल्यू निकालनी थी 1 + tan थीटा बटे 1 - cot थीटा की। तो मान रखिए cot tan थीटा की वैल्यू है 1 + 3/5 बटे 1 - 5/3। सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 8/5 आ गया बटे 3 एकम 3 5 घटाओगे -2/3। तो 8/5 को गुणा कीजिए किससे 3/-2 से, -2/3 भाग, हाँ तो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ये आ गया 2 से काटो 4 बार, 4 × 12/5 और वो भी किस में, माइनस में। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है a³ - b³ बराबर है 625, ठीक है। a² - b² बराबर 25 है, a + b बराबर 5 है, तो a² + ab + b² का मान क्या होगा। इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो सीधा सा कहीं ना कहीं इनमें फॉर्मूला यूज होगा। तो a² + ab + b² का मान, तो आप जानते होंगे a³ - b³ बराबर होता है क्या, a - b a² + ab + b²। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। a³ - b³ की वैल्यू मेरे पास है कितनी, 625। a - b की वैल्यू नहीं है और ये तो मुझे ज्ञात करनी है, यानी a - b और पता चल जाए तो मेरा काम बन जाए। क्या पता चल जाए, a - b। सवाल कह रहा है a² - b² बराबर 25 और a + b बराबर 5 है। अब आप देखिए a² - b² बराबर है 25। a² - b² का मतलब होता है a + b और a - b बराबर है कितना, 25। आप देखोगे a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। इसकी वैल्यू 5 है, 5 a - b से गुणा हो रहा है तो 25 आ रहा है, तो a - b की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं, तो 5 से 625 को काटोगे तो a² + ab + b² आ जाएगा हमारा 125। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, √54 गुणा √125 बटे √24 गुणा √45। आप गौर करिए, इसमें ऐसी संख्या आ रही है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। √54 को मैं लिख सकता हूं 9 × 6। ऐसे टुकड़े कर लीजिए जिनमें एक वर्ग वाली संख्या आ जाए और दूसरी नहीं हो। 125 को मैं लिख सकता हूं 25 × 5। अब आप गौर करो, दोनों में 9 और 25 ऐसी हैं जिनका वर्गमूल निकल जाएगा। नीचे 24 है, 24 को हम लिखेंगे क्या, 4 × 6 और 45 को लिख सकते हैं 9 × 5। अब जिनका वर्गमूल निकल रहा है वो बाहर निकालो। 9 को बाहर निकालोगे तो 3 √6 गुणा 25 को बाहर निकालोगे 5 √5 बटे 4 का वर्गमूल हो गया 2 अंदर √6, 9 का हो गया 3 √5, √5 से √5, √6 से √6 और 3 से 3 कट गया तो 5/2 बचा और 5/2 का मतलब 2.5, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेरे प्रश्न का आंसर। आप देखते जाइए, बिल्कुल आराम आराम से हम चलेंगे। आप रेगुलरिटी में मेरे साथ रहिए, ये मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूं कि मैं तो रीजनिंग के अंदर आपका सिंगल क्वेश्चन में गलत होने नहीं दूंगा, ठीक है। अगला 5 सही 2/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123 का मान किसके बराबर होगा। और ये है सरलीकरण, तो 3 × 5 = 15 और 2 17, 17 में भाग दे लीजिए 3 का, तो ये आ गया जी 3 × 5 = 15, 2 बच गए, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, ये आएगा। इसमें 0.73 जोड़ दीजिए तो 9 × 6 = 7 13, ये जोड़ दिए तो 6.39 और उसमें से 3.123 घटाने हैं। 3.123, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, घटा देते हैं। 10 में से 3 गए 7, 8 में से 2 गए 6, 3 में से 1 गया 2, 3.267, तो हम आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 के बाद 6 7 है तो राउंड फिगर में से 7 कहा जा सकता है।
ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। अगला है 6/5 का कोष्टक में 1/3 प्लस 2/4 माइनस 5/6 का 3/10 प्लस 12/20 माइनस 1/6। तो चलिए इसको हल करते हैं। 6/5 का बदल गया किसमें, गुणा में। अंदर वाली को हल करेंगे। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। ये इसका मान आ गया। माइनस 5/6 का वही गुणा में बदला। अंदर क्या मान आया, 20 तिया 60 और 12, 20 तिया 60, 60 प्लस 120 और बटे में 10 और 20 का गुणनफल 200 और माइनस 1/6। चलिए सॉल्व करें। तो 6/5 को तो गुणा करें किससे, 6 4 10/12 से, माइनस 5/6 को गुणा करें 180/200 से और माइनस 1/6 है ही। क्या क्या कटता है देखिए, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ये कट गया। इसका मान तो आ गया 180, 20 90, 20 ढाई के, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये आ गया साहब 3/4 और माइनस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे। 6 और 4 का लघुत्तम आ गया 12, तो 12 माइनस 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो 3 और 2 5, 4 तिया 12 तो 3 तिया 9 आएगा, सॉरी, तो 9 और 2 11, 12 में से 11 घटाएंगे 1/12। 1/12 है कहीं, है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर। कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, थोड़ा टाइम ले सकता है पर इतना टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल सवाल 180, ये भी सरलीकरण भाग। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9 प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20। इसको सॉल्व करना है। तो 8 और 9 17 और 1 18। 180 में भाग किसका, 18 का, प्लस 37 माइनस 20 है। 180 में 18 का भाग देंगे 10 बार, 10 और 37 मिलकर हो गए 47 और 47 में से अगर आप 20 घटाओगे तो रिजल्ट आएगा 27, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 को आयोजित परीक्षा में मैथ के पूरे 30 क्वेश्चन जो आपके पेपर में जैसे आए थे हूबहू वैसे ही लिए गए हैं। डेली आपको इस प्रकार से मैथ के, रीजनिंग के, जीके के पेपर हम अपलोड करते जाएंगे। फिर कह रहा हूं कंप्लीट पेपर आपको मिलेंगे। कंप्लीट पेपर किसके मिलेंगे, एनटीपीसी के पेपर आपको मिल जाएंगे, ग्रुप डी के आपको पेपर मिल जाएंगे, एएलपी के पेपर आपको मिलेंगे और ये अलग अलग मिलेंगे। मैथ का पेपर अलग, रीजनिंग का पेपर अलग, जीके की क्वेश्चन आपको विद व्याख्या सहित मिल जाएंगे। तो जो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 2 चीजें बस रखनी है, रेगुलरिटी रखनी है, साथ ही साथ आपको लग रहा है कि क्लास अच्छी चल रही है, चीजें हमारे सही तरीके से समझ में आ रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये क्लासें इसी वजह से रखी गई हैं कि ऑफलाइन मोड में यदि कुछ कमी रह जाए, ऑफलाइन मोड में हम इस प्रकार पेपर को सॉल्व नहीं करवा पाते हैं, तो ऑनलाइन मोड के माध्यम से इस चीज को आपको पहुंचाया जा रहा है और वो विद्यार्थी जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं वो इसका लाभ उठा सकें, इस संदर्भ में ये क्लासें चलाई जा रही हैं। तो पूर्ण विश्वास है कि इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपका प्रेम हमारे साथ बना रहेगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शब्बा खेल।